नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं अंग्रेज़ों की भारत विजय पर तीसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने नवाब, जो कि बंगाल का नवाब, और अंग्रेज़ों के मध्य कटुता के कारण इन पर हमने चर्चा की थी। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में किस कारण से मतभेद थे, जिसमें था बंगाल की संपन्नता, उत्तराधिकार का प्रश्न, नवाब को उचित सम्मान नहीं देते थे अंग्रेज, नवाब के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र में हिस्सा लेते थे अंग्रेज, और नवाब के शत्रुओं को अंग्रेज लोग शरण देते थे। हिंदू व्यापारियों के साथ में गठबंधन करके राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये ऐसे कुछ कारण थे। अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी की, फ्री पास जो अंग्रेज़ों को मिला था, फ्री पास की सुविधा, उसका दुरुपयोग, ये ऐसी बहुत सारी बातें हमने पिछले व्याख्यान में की थी। आज हम प्रारंभ करते हैं कासिम बाजार पर नवाब का आक्रमण। पिछले व्याख्यान से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है विद्यार्थियों कि नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज़ों के मध्य आपसी संबंध दिन प्रतिदिन कटु होते चले गए और नवाब उनको दंडित करने के लिए आतुर हो उठा। अंग्रेज़ों को दंडित करने की दृष्टि से वह 50,000 सैनिकों सहित कासिम बाजार की तरफ बढ़ा। कासिम बाजार में जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री, यानी कि जो अंग्रेज़ जहाँ पर थे, पर नवाब ने 4 जून 1756 को अधिकार कर लिया। यहाँ से विजय प्राप्त करके सिराजुद्दौला ने 17 जून को फोर्ट विलियम का घेरा डाल दिया। कासिम बाजार से कलकत्ता यानी कि फोर्ट विलियम तक की 16 दिन की यात्रा बड़ी कठिन थी। नवाब को घने जंगल पार करने पड़े। उसकी इस यात्रा पर तो कई इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि यदि नवाब के अधिकारी विश्वासघात नहीं करते तो वह अंग्रेज़ों को बंगाल से निष्कासित करने में अवश्य सफल होता। नवाब के कलकत्ता पहुँचते ही वहाँ का गवर्नर ड्रेक भयभीत हो गया और वह कुछ व्यापारियों, महिलाओं व बच्चों के साथ हुगली नदी के निचले भाग में फुलटाना के स्थान पर भाग गया। बचे हुए अंग्रेज़ सैनिकों ने, जो एक अंग्रेज़ था हॉलवेल, को अपना सेनापति बनाया और ड्रेक के साथ भागने वालों में सैन्य दल का कमांडर मिशन भी था। इंग्लैंड के इतिहासकारों ने इन दोनों कायरों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कलंक बताया है, ड्रेक को और मिशन को। फोर्ट विलियम की रक्षा का प्रयास हॉलवेल ने किया, परंतु उसके सारे प्रयास विफल हो गए और 20 जून को नवाब की सेना के सामने अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवाब कलकत्ता को माणिकचंद के हवाले करके स्वयं मुर्शिदाबाद चला आया और इस प्रकार से कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अगला बात हम करते हैं विद्यार्थियों काल कोठरी पर, ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। जो हॉलवेल था उसने लंदन में एक पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा कि 146 व्यक्ति नवाब के सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। नवाब के आदेश से 146 बंदियों को 20 जून की रात्रि एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उस कोठरी की लंबाई 18 फीट तथा चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच।
उसमें एक भी खिड़की व रोशनदान नहीं था। प्रातःकाल जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो 146 बंदियों में से कुल 23 जीवित पाए गए। मरने वालों में एक महिला भी थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस दुर्घटना को लेकर भारतीयों को निर्मम और निष्ठुर बताया है और उसका जो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स उन्होंने सिराजुद्दौला पर की है। लेकिन जो कालकोठरी की जो ये घटना जो हॉलवेल ने पत्र में लिखी है, इस पर डिबेट है। इस पे पहला तो है पाश्चात्य मत। एक तो हॉलवेल ने कह ही दिया, तो उस आधार पर इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स लिखता है कि इस नारकीय कोठरी में 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसका मर्मभेदी चित्रण हॉलवेल ने बड़ी करुण भाषा में किया है। यद्यपि इस पैशाचिक कृत्य के लिए नवाब व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी दिखाई नहीं पड़ता है और यह केवल उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के वहशीपन का ही परिणाम है, किंतु उसने न तो कभी अपराधियों को दंडित किया और न ही मरने वालों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाई। इस प्रकार से इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स अंग्रेज इतिहासकार लिखता है। कुछ फ्रांसीसी भी इसकी सूचना देते हैं, परंतु उन्होंने मरने वालों की संख्या का जो किया है जो उल्लेख वो हॉलवेल से बहुत कम है। पाश्चात्य इतिहासकार एलाइस मैग्निस और J.C. एपेल ने इस घटना को यथार्थ माना है, परंतु मरने वालों की संख्या 23 बताई है। सारांश यह है कि अधिकांश पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस घटना को सही माना है, चाहे मृत व्यक्तियों की संख्या में अंतर क्यों न हो। लेकिन इस घटना पर यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो विद्यार्थियों बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। एक तो कालकोठरी का क्षेत्रफल और जो बंदियों की संख्या है। इस कोठरी की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच बताई गई है। इस क्षेत्रफल की कोठरी में इतने व्यक्ति नहीं समा सकते, 146 व्यक्ति इसके अंदर नहीं आ सकते। इस कारण पाश्चात्य इतिहासकार इस बड़ी बड़ी संख्या पर भी वो लोग भी एकमत नहीं हैं। इतिहासकार ग्रांट बंदियों की संख्या 200 बताता है, जीवित रहने वालों की संख्या 10 बताता है। विल्सन बंदियों की संख्या 146 बताता है। तो कहने का लबोलबाब यह है कि कोठरी में इतने व्यक्ति नहीं आ सकते थे। दूसरा, एक पुस्तक उस समय की है जिसका नाम है सियर उल मत्खरीन, जिसका लेखक है सैयद गुलाम हुसैन। वो समकालीन है, लेकिन उसने इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार एक और समकालीन पुस्तक है रायस उस सलातीन में भी इस घटना का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है, जो कि समकालीन है। तत्कालीन और भी जो लेख हैं और जो कोई कॉरस्पॉन्डिंग है, उसमें कोई उल्लेख ऐसा मिलता नहीं है। ये कोठरी में बंद होने वाले जो बंदियों ने सिवाय हॉलवेल के अपनी कार्यवाही की पुस्तक में उल्लेख नहीं किया है। मद्रास काउंसिल की वाद विवाद रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कलकत्ता की पराजय के उपरांत क्लाइव व वाटसन ने नवाब को शिकायती पत्र लिखे थे, परंतु उन पत्रों में हॉलवेल का कोई जिक्र नहीं है। अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला के साथ की गई थी, उसमें भी इस विभत्स घटना की तरफ कोई संकेत नहीं मिलता है।
इसके अलावा यदि हम और आगे बढ़ें तो जो कालकोठरी की घटना है, यदि वो यथार्थ में घटती तो पलासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत क्लाइव इस घटना में संलग्न सिराजुद्दौला के कर्मचारियों को अवश्य दंडित करता, परंतु इतिहास में इस अपराध में किसी को दंडित किए जाने का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। फिर हॉलवेल के यदि हम उसके व्यक्तिगत चरित्र की बात करें तो उसके बारे में जो जानकारी है कि वह एक स्वार्थी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अपने स्वार्थ साधन में किसी भी सीमा तक वो जा सकता था। 1760 में उसने मीर जाफर के विरुद्ध भी इसी प्रकार की घटना का उल्लेख किया है, परंतु बाद में क्लाइव ने स्पष्ट किया कि हॉलवेल ने नवाब मीर जाफर पर क्रूरता का जो दोषारोपण किया है वह सर्वथा झूठा है। तो हॉलवेल एक संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति है। हॉलवेल ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अंग्रेज सैनिकों ने शराब पी रखी थी, इस कारण नशे में वे स्वयं झगड़ने लगे और आपसी झगड़े में वो मर गए। तो हॉलवेल एक तरफ यह भी लिखता है, दूसरी तरफ वो ब्लैक होल का भी जिक्र करता है, इसलिए इतिहासकार हॉलवेल के द्वारा कही गई बातों पर यकीन नहीं करते हैं। फिर जो 123 मारे गए वो अंग्रेज़ों ने उनके नाम नहीं बताए, उनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। और विद्यार्थियों, एक राजनीतिक विचारक हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उसने स्वीकार किया है कि उस समय के ईसाई मिथ्या भाषण करने में लेस मात्र भी संकोच नहीं करते थे। वह युग ऐसा था जब रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी दशा में मिथ्या भाषण पर सत्य का आवरण डालकर उसे अमृत प्रदान करना कोई दुष्कर कार्य नहीं था। तो ये कुछ सवाल इस पर हैं विद्यार्थियों। यदि हम इसकी समीक्षा करें तो कालकोठरी की घटना केवल हॉलवेल के मस्तिष्क की उपज थी, जो कि पूर्णतया कल्पना पर आधारित थी। और इस घटना से अंग्रेज़ों ने जो उनका उद्देश्य है वो सिराजुद्दौला को क्रूर करना सिद्ध करना चाहते हैं, और ताकि वे जब उस पर आक्रमण करें तो वो जस्टिफाई हो। तो वो एक मन गढ़ंत कहानी जो है विद्यार्थियों, ये इसको माना जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार। जिस कलकत्ता पर फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को अधिकार कर लिया था, उस पर पुनः अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। नवाब सिराजुद्दौला ने माणिक चंद को वहाँ का गवर्नर बनाकर स्वयं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। कलकत्ते पर नवाब का अधिकार करना सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, परंतु अंग्रेज अपनी इस पराजय को नहीं भूले थे। अंग्रेज़ों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। अतः जब इस प्रकार के समाचार मद्रास काउंसिल पहुँचे तो वहाँ अंग्रेज़ों में यूँ कहें कि बड़ा निराशा का एक वातावरण बन गया। और फिर अधिकारियों ने विचार विमर्श किया, कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने का उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया, और इसको इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना और एडमिरल वाटसन की लीडरशिप में जल सेना कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस जो रॉबर्ट्स लिखता है, P.E. रॉबर्ट्स,
लिखता है डॉडवेल के रेफरेंस से कि क्लाइव के नेतृत्व में 800 अंग्रेज थे और 1000 भारतीय सैनिक थे, जो कि स्थल सेना थी, आर्मी। और नेवी के अंदर वाटसन के लीडरशिप में 5 जो है उनके पास में जलपोत थे, 5 जो है उनके समुद्री जो जहाज, जो लड़ाकू जहाज कहे जा सकते हैं। और 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ कलकत्ता पर अधिकार करने में सफल हो गए। इससे सफलता जो इतनी सरलता से मिली, उसके कारण की यदि हम बात करें तो क्लाइव ने नवाब को सूचित किया कि हम आपसे क्षमा याचना करने तथा बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति लेने आ रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखता है कि क्लाइव ने नवाब को भूखे में रखकर उसे लड़ने की तैयारी से वंचित रखा। दूसरा, कलकत्ता पर आक्रमण करने से पूर्व क्लाइव ने नवाब के कुछ अधिकारियों को भी अपनी तरफ मिला लिया था। नवाब द्वारा नियुक्त गवर्नर माणिकचंद भी अंग्रेज़ों से मिल गया था। अब बताइए, जब वहाँ का गवर्नर ही अंग्रेज़ों से मिल गया तो फिर नवाब क्या कर सकता है। और उस गवर्नर ने, माणिकचंद ने, अंग्रेज़ों को कलकत्ता समर्पित कर दिया। कलकत्ता से, और गलती एक नवाब से क्या हुई कि जब कलकत्ता नवाब को मिल गया तो फिर माणिकचंद को अपॉइंट करके उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये इसकी हम एक खामी के रूप में देखते हैं। ये जब हो गया तब अंग्रेज़ों ने आसपास के जगह पे लूट शुरू कर दी और ये समाचार नवाब के पास पहुँचे तो नवाब 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की ओर रवाना हुआ और 6 फरवरी 1757 को नवाब कलकत्ता के पास पहुंचा और क्लाइव ने उस पर आक्रमण कर दिया। और विद्यार्थियों, अफसोस है कि नवाब एक साधारण युद्ध में पराजित हो गया। अपनी आंतरिक निर्बलता का आभास होने पर उसने अंग्रेज़ों के साथ संधि करना हितकर समझा, जो इतिहास में अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 के नाम से उल्लेखित है। संधि की यदि हम शर्तों की बात करें तो अंग्रेज़ों को बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री पास की अनुमति मिल गई। तीसरा, नवाब को कंपनी के लिए 2 लाख रुपए हर्जाना में देना पड़े। चौथा, नवाब ने कंपनी के कर्मचारियों को लूटा हुआ सामान लौटा दिया। पांचवा, अंग्रेज़ों को कलकत्ता में किलाबंदी करने का अधिकार भी मिल गया। छठा, अंग्रेज़ों को अपनी प्रचलित मुद्रा, अपनी जो मुद्रा है, अपनी करेंसी है, वो प्रचलित करने का भी अधिकार मिल गया। और सातवां, स्वयं नवाब और उसके प्रमुख अधिकारियों को अंग्रेज उस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। और ये भी तय किया गया कि जब कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करेगी किसी पर तो फिर वे एक दूसरे की सहायता करेंगे और इस संधि का उल्लंघन किसी अंग्रेज़ों की ओर से नहीं किया जाएगा। अंग्रेज़ शांति बनाए रखेंगे। नवाब ने अंग्रेज़ों से एक ये कमिटमेंट भी लिया। संधि होने के यदि हम कारण की बात करें तो एक बड़ा आपके मन में भी एक सवाल अभी आया होगा कि कहाँ 50,000 की सेना और कहाँ 1800 सैनिक, और उसके बावजूद भी पराजय और फिर अपमानजनक संधि। परंतु विद्यार्थियों, नवाब अपने अधिकारियों के विश्वासघात से अवगत हो गया था। इसके अलावा उसे मुग़ल सम्राट की तरफ से भी बंगाल पर आक्रमण की आशंका हो गई थी। इन कारणों से उसे अंग्रेज़ों के साथ में संधि करने के लिए विद्यार्थियों विवश होना पड़ा। यदि हम संधि के प्रभाव की बात करें तो
अलीनगर की संधि बंगाल में शांति स्थापित नहीं कर सकी। इस संधि के पश्चात भी दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां चलती रहीं। निसंदेह इस संधि ने सैनिक दृष्टि से अंग्रेज़ों को शक्तिशाली बना दिया था। वो किलेबंदी कर सकते थे, अपनी स्थिति को उन्होंने सुरक्षित भी कर ली। उधर नवाब मुग़ल सम्राट अहमद शाह अब्दाली, जो नवाब है वो मुग़ल सम्राट अहमद शाह अब्दाली और पठानों के प्रभावित आक्रमणों से अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गया, डिपेंड हो गया। अतः यह संधि नवाब को तो किसी भी दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई। इसके विपरीत यह संधि फ्रांसीसियों के विनाश और प्लासी के युद्ध का कारण अवश्य सिद्ध हुई। यह संधि सर्वाधिक क्लाइव के लिए लाभप्रद रही, अंग्रेज़ों के लिए लाभप्रद रही और उन्होंने इसके साथ ही फ्रांसीसियों का जो है दमन करने का कार्य अपने हाथ में लिया। और उसका एक परिणाम यह हुआ कि नवाब, जो कि पहले फ्रांसीसियों से सहयोग प्राप्त कर सकता था, अब वो उस सहयोग से वंचित हो गया। तो ये उस विद्यार्थियों संधि के जो हैं अलीनगर की संधि के प्रभाव हैं। शेष अगले व्याख्यान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।